अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसी मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और दिन का आगाज़ आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश मुसलसल बरस रही है, जिसकी वजह से जो मौसम है, शहर लाहौर का मौसम है, वो काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है, बल्कि जनाब अब तो सर्दी महसूस की जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पेश खैमा है सर्दी का, कि अब सर्दियां आने वाली हैं। ये तो सुबह सवेरे हमने अच्छी बातें कर ली हैं कि जनाब मौसम किस तरह का है, और जिसकी वजह से जब मौसम अच्छा होता है तो हम सब के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठते हैं, मिजाज भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, कामकाज पे भी अच्छा दिल लगता है। लेकिन आज इंटरनेशनल पॉवर्टी डे मनाया जा रहा है। गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जनाब हमने गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से इक़दामात उठाने हैं। सिर्फ़ हुकूमती सतह पर नहीं, सिर्फ जो NGOs हैं वो ही नहीं करेंगे, बल्कि हम सब ने मिलकर मुत्तहिद होकर ये इक़दामात उठाने हैं ताकि जो गुर्बत है हमारे ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इसको ख़त्म किया जा सके। डेटा के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि जनाब जो हमारा पाकिस्तान है, हमारी जो अवाम है, कौम है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करने वाली कौम है। लेकिन अलमिया ये है कि हम सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं, हम सबसे ज़्यादा ज़कात देते हैं, हम सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड बनते हैं अपने बहन भाइयों के, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है। क्या वजह है इसकी कि गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है, जो मेरा मुशाहिदा है, बड़ा अदना सा मुशाहिदा है मेरा, उस हवाले से अगर मैं बताऊं तो मुझे ये लगता है कि हम लोग खैरात देते हैं, हम लोग ज़कात देते हैं, हम लोग हेल्प आउट करते हैं लोगों की, लेकिन शायद जिन लोगों को हम दे रहे होते हैं, जिन मीडियम्स को हम दे रहे होते हैं, जिन चैनल्स को हम दे रहे होते हैं, मीडियम चैनल एक ही चीज़ है, जिनको हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो उस चीज़ का आगे तक पहुँचाने का ज़रिया बने, शायद वो हम अच्छे तरीके से उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पाते, इंतखाब नहीं कर सकते हैं उस अच्छे मीडियम का, और वो जो हमारी खैरात है, वो जो मदद है, वो उन डिज़र्विंग लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है। दूसरा, हम क्या करते हैं, हमारे इर्द गिर्द ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश होते हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई भीख मांगने आएगा तभी हमने उसको ज़कात देनी है, उसको खैरात देनी है, या उसकी हेल्प करनी है। कोई हमारे पास भीख मांगने आएगा तभी करनी है। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो अपनी सेल्फ़ इस्टीम मजरूह नहीं होने देते हैं, वो जिनके आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, वो दुनिया के आगे जाके नहीं बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, बल्कि हमें फिर भी इस चीज़ का इल्म होता है कि हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में या हमारे अजीज़ व अकारिब में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से लोग मौजूद होते हैं कि जो आपको नहीं बताते हैं कि वो कितनी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। वो ख़ास तौर पर इस माहौल में, इस सिचुएशन में, इस इन्फ्लेशन, इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजारा कर रहे हैं, गुज़र बसर कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। वो सही डिज़र्विंग लोग होते हैं जिन्होंने जनाब ये पेशा नहीं बनाया होता कि हमने जाके भीख मांगनी है, और भीख देने वालों से तो आपने गुरेज करनी है, उन्हें भीख नहीं देनी है, क्योंकि उनका ये पेशा होता है, और वो उन लोगों की जो डिज़र्विंग लोग होते हैं ना, उनका भी हक मार जाते हैं, क्योंकि हम फिर उनको पैसे या जो भी चीज़ें होती हैं खैरात दे देते हैं, और फिर जो डिज़र्विंग लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और वो फिर उन्हीं मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने भीख मांगने वालों का जो है ना, उससे गुरेज करनी है, उन्हें भीख नहीं देनी है। जो आपके इर्द गिर्द सफ़ेद पोश तबका है, उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, और इस दौर में ख़ास तौर पर हम मिलकर एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरा, एक ये भी चीज़ मैंने देखी है कि जो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, अशिया खुर्दोनोश हमारी महंगी हो गई हैं, इसकी वजह से एक पूरा तबका जो है वो मुतासर हुआ है। मीडियोकर तबका, या जिसे कह लें कि मुतवसत तबका, जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, वो गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया है।
उनके बच्चे जो स्कूल जाते थे उन्होंने स्कूल से उठवा लिया बच्चों को कि हमारे पास अब इतनी आमदनी नहीं है कि हम स्कूल की फ़ीस दे सकें, क्योंकि घर में पैसे नहीं है, घर में खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं है, तो हम खाने पीने की अशिया प्रोवाइड करें या फिर बच्चों की फ़ीस अदा करें। तो आप लोग उन लोगों की मदद कर सकते हैं कि उनके बच्चों की फ़ीस की जो जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उठा सकते हैं, महीने की फ़ीस उनकी दे सकते हैं। उनकी तालीम की जो ज़िम्मेदारी है ख़ास तौर पर उसमें फ़ीस स्कूल की आ जाती है, उनकी ट्यूशन की फ़ीस आ जाती है। अगर वो कुरान पाक पढ़ने जा रहे हैं कहीं पर, आप उसको भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं किसी की मदद करने के हवाले से, लेकिन हमें यही लगता है कि जनाब कोई हमारे सामने आके हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, तभी हमें वो डिज़र्विंग लगता है, बट ऐसा नहीं है। इर्द गिर्द से नज़र दौड़ाइए जनाब, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग नज़र आपको आएंगे जिनकी मदद करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो आज हम सिर्फ हुकूमती सतह पर उनको तनकीद करना नहीं चाहेंगे, हम आप लोगों को भी चाहेंगे कि आप भी अपने दिल और दिमाग के दरवाज़े खोल लें, दिल बड़ा करें। आज के इस दौर में जितनी हो सकती है एक दूसरे की मदद करें और गुर्बत को मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि गुर्बत ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे वैसे तो हुकूमती सतह पर भी ऐसे इदारे हैं फलाह व बहबूद के हवाले से जो स्किल्स सिखाते हैं, गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से इक़दामात भी उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है फ़लाह के हवाले से इदारे हैं, NGOज़ हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो लोगों की फ़लाह व बहबूद के हवाले से काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है कि गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म होती है। इस पर एक पूरा हम लोग टॉपिक भी करेंगे और अपने गेस्ट से भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि फिर भी गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है। एक तो कुछ मेरी चीज़ें, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि मुझे ये लगता है कि इस वजह से हैं, कुछ उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं, डेटा हमारा क्या कहता है कि गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये बढ़ती क्यों जा रही है। शायद इन्फ्लेशन रेट भी है बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस वजह से भी है कि गुर्बत की लकीर से हम लोग नीचे जा रहे हैं। और इसको बैलेंस आउट करना, इसको मेंटेन करना मेरे ख्याल से बेहद ज़रूरी है। और इसमें जब तक हम शहरी हुकूमती इदारे और जो NGOज़ हैं ये मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक शायद इस चीज़ से हम कोप अप नहीं कर पाएंगे, इससे हम बच नहीं पाएंगे, इससे हम निकल नहीं पाएंगे ख़ास तौर पर। तो आज गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनली ये दिन मनाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके कुछ मुस्बत असरात नज़र आएंगे और इस पर जब हम टॉपिक करेंगे तो हमारे कुछ जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर आउट हो जाएंगी। अभी तो जनाब यही चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। मौसम खुशगवार है, अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो ना तो इंसान बड़ा ही बेसुकून रहता है, मगर सर का दर्द एक ऐसा दर्द है जिससे पूरा जिस्म ही बेसुकूनी महसूस करता है। ना इंसान अच्छे तरीके से लेट सकता है, ना ही बैठ सकता है, ना ही बाकी अपने काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है। और सर दर्द की मुख्तलिफ़ इक़साम होती है, मगर इन सब में जो कॉमन है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं वो है माइग्रेन, आधे सर का दर्द, जो कि दिन में आपको तारे दिखा सकता है। लोग कहते हैं कि इसकी कई वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हो सकती हैं और ये अक्सर उन लोगों में होता है जो शायद अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं या जो ऑफिस की काम की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उनको ये होता है। सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात इसमें ये है कि इस दर्द से गोलियां खा लेने के बाद भी बहुत से मरीज़ों को सुकून नहीं मिलता है कि हम शायद मेडिसिन ले लेंगे तो हमारी हालत शायद बेहतर हो जाएगी या इस दर्द से हमें सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये दर्द इतना आम हो चुका है कि हर शख्स जो है इसमें मुब्तला होता हुआ हमें नज़र आता है या ये शिकायत करते हुए हमें नज़र आता है कि जनाब मुझे तो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हर टाइम आधे सर का दर्द रहता है, मैं कुछ भी कर लूँ इसका कोई इलाज नहीं है और इससे सुकून नहीं मिलता है। तो आज हम ख़ास तौर पर इसके मुतालिक जितनी भी मिथ्स हैं उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि माइग्रेन पेन है क्या, या आपको बहुत से लोगों को फ्रंटल एरिया में फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को पीछे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ को आधे सर का दर्द होता है। तो हेडेक्स की भी, सर के दर्द की भी मुख्तलिफ़ इक़साम है। तो आज हम उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, क्या वजूहात हैं, परहेज़ किस तरह किया जा सकता है और क्या मेडिसिन खाए बगैर भी इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर साहब मौजूद है, जो कि हैं इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप?
बहुत शुक्रिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, इससे मैंने बात की है कि हेडेक्स के भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं कि जी हमारे एक तो पूरे सर में दर्द हो रहा होता है, फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ लोगों को, जैसे मैं हूँ अगर, तो मुझे फ्रंटल एरिया जो है, फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो मुझे बताइए पेन और क्रोनिक पेन में क्या फ़र्क है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। जी, जहाँ तक अगर हम बात करें पेन या दर्द, ये पेन जो है अगर एक्यूट है और उसकी कोई वजह है, आपको किसी चोट की वजह से है, किसी ज़ख़म की वजह से है, किसी बर्न की वजह से है, वो तो एक अल्लाह की एक नेमत है कि आपको पता चलता है कि उस हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको रेस्ट देना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो एक्यूट पेन तो हम उसको फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो दायमी दर्द है, क्योंकि आपको 40-50 के बाद बहुत सारी जो पॉपुलेशन है जिनको घुटनों में दायमी दर्द है, कमर का दर्द है, अभी जैसे आप सर दर्द की बात करें, तो जो क्रॉनिक या दायमी दर्द है उसका कोई प्रोटेक्टिव या कोई फिजियोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है। रादर वो इटसेल्फ एक बीमारी है, मतलब उसका कोई रीज़न भी नहीं है, उसका कोई रीज़न भी नहीं है। हम क्रॉनिक पेन कहते ही उस दर्द को हैं जो वजह ठीक होने के बावजूद रहे और 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करे, तो उसको हम क्रॉनिक या दायमी दर्द कहते हैं। दायमी दर्द कहते हैं। और जहाँ तक है सर दर्द की बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर दर्द की 150 से ज़्यादा इकसाम हैं। 150 से 150 प्लस टाइप्स हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो दर्द है वो उसको हम टेंशन हेडेक या टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। और वो किस साइड पर होती है? और वो यूजुअली फ्रंटल हेडेक होता है और उसके साथ ये यहाँ पे एक टाइट सा बैंड आपको महसूस होता है और उसके साथ आपको मतलब पूरा, जिस तरह आम अल्फाज में कहते हैं कनपट्टी में बहुत ज़्यादा दर्द है। पे बोझ है, माथा खींचा हुआ है और साथ गर्दन और जो स्कैल्प है, जो आपकी सर की जिल्द है, उसमें हाथ लगाने से दर्द और खिंचाव होता है। इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं और इसका जो इंसिडेंस है ये 40% है। कि अगर 100 लोगों को सर का दर्द है तो उसमें से 40 जो लोग हम डायग्नोज करें तो उसको हम टेंशन हेडेक से, और यंग लोगों में, मिडिल एज लोगों में ये सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है। और उसकी सबसे, मतलब मैं अब ये समझूं कि मुझे टेंशन हेडेक, जी आपको टेंशन हेडेक, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो हमारा बुरा पोस्चर, अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मोबाइल का, नेक पे दबाव जब हम मोबाइल पे या लैपटॉप पे होते हैं, तो अगर मैं सीधा बैठा हूँ या आप सीधी बैठी हैं तो आपकी नेक न्यूट्रल है और कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है आपके स्पाइन पे या मोरों पे। लेकिन जब आप 5 डिग्री या उससे ज़्यादा मोड़ते हैं तो हर 5 डिग्री के साथ आपके मोरों पे 9 पाउंड एक्स्ट्रा वजन आता है। तो आप सिर्फ इससे अंदाज़ा कर लें कि आप अगर यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं तो आपके मोरों पे 30 से 35 पाउंड एक्स्ट्रा वजन आएगा। सिर्फ मोरों पे ही नहीं, जो लिगामेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं, उन सब पे लोड आता है। उसकी वजह से वो परमानेंट स्टिफ या खिंचाव में रहते हैं। तो ये जो टेंशन है, जब इसकी वजह से ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो है जो बहुत कॉमन है और जिसको, जैसे आपने कहा कि यूँ समझा जाता है कि जो ट्रीट नहीं होता, जिसको हम आधे सर का दर्द कहते हैं, उसको हम मिग्रेन कहते हैं। मिग्रेन बेसिकली एक न्यूरोजेनिक कंडीशन है। न्यूरोजेनिक कंडीशन हम उसको कहते हैं कि जहाँ पे नर्व्स, जो आपकी नसें हैं, जिस्म के किसी हर हिस्से को नसें जो हैं वो नर्व सप्लाई करती हैं। नर्व्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, कुछ टच के लिए हैं जिनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं, कुछ मूवमेंट के लिए हैं जिनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं। इस तरह जो अंदरूनी अज़ा, मैदे, अंतड़ियाँ, हार्ट को जाते हैं, उनको हम ऑटोनॉमिक नर्व्स कहते हैं। तो वो नर्व्स जो झिल्ली है दिमाग की, जो आपकी स्कल और ब्रेन के दरमियान अल्लाह ने एक झिल्ली रखी हुई है जिसको हम ड्यूरा कहते हैं। वो जो प्रोटेक्ट करती है और उसके अंदर फ्लूइड और वो सर्कुलेट करता है। तो उसको जब नर्व्स जो जा रही हैं, जब उनकी इन्फ्लेमेशन होगी और उसके साथ साथ उधर जो ब्लड वेसल्स हैं वो किसी वजह से स्पैज़्म में जाएंगी, तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो नर्व इन्फ्लेमेशन जो ड्यूरा की इन्फ्लेमेशन करता है, सेकंड जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज होता है, तो पेशेंट को शदीद तरीन दर्द होता है, जो आधे सर में हो सकता है, आंखों में आ सकता है, चेहरे में आ सकता है। और इसका जनरली अगर हम बात करें तो जिस मेडिकल साइंस के लिए भी इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसको किस तरह से केटर करें। लेकिन जैसे आपने कहा कि नर्व्स इन्फ्लेमेशन होती है, क्या इन्फ्लेमेशन होती है, क्या वजह है इसकी? जी, मिग्रेन की जो कॉजेज़ हैं उसमें
एक तो ये जेनेटिक है कि आपकी अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक अच्छा, को ये मिग्रेन, genetically भी जी ये transfer? जेनेटिकली, अगर आपके पेरेंट्स ओके। में से आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको मिग्रेन होगा। ओके। सेकेंडली डाइट में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको बॉडी एज एलर्जन लेती हैं और उसकी वजह से बॉडी में खासकर अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी वजह से भी पेन ट्रिगर होगा। ओके। तीसरी चीज़ जो है कि अगर आपकी किसी वजह से नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी रेस्टलेस स्लीप थी, आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे या लेट सोए और आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त ये दर्द होता है। तो ये 3 बड़ी वजह हैं। एक अच्छा। तो जेनेटिक, ओके। फूड एलर्जेंस और दूसरा जो है रेस्टलेसनेस या स्ट्रेस की वजह से। तो ये 3 मेजर कॉजेज़ हैं। ठीक है, जो अभी तक जो है ना डायग्नोज हो सके हैं कि ये Diag- मेजर कॉजेज हैं। अच्छा, दूसरा इसके बारे में शायद मिथ्स हैं या आई डोंट नो क्या है, ये आप ही हमें बताएंगे कि लोग कहते हैं जी एक तो इसका जो टाइम है इस दर्द का वो खुद ही होता है और ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है। किसी को 24 घंटे रहता है, किसी को 48 घंटे रहता है, किसी को 72 घंटे भी ये रह सकता है। और हम लोग जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, मेडिकेशंस ले लें, ये दर्द नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ही चला जाता है 3 से 4 दिन के बाद। वाकई ऐसा है, मेडिसिन असर नहीं करती हैं इसके ऊपर? जी अभी तो जो फार्मास्यूटिकल में या मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जनरली जब इसका एपिसोड या अटैक आता है वो 72 घंटे हाँ तक जी। रहता है, क्योंकि वो जो न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन है, जो वो आपकी आर्टरी या वेसल का स्पैज़म है, इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर जिन लोगों में ये मिग्रेन होता है उनको यूजुअली पहले थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि जी अब ये सर दर्द का जो दौरा है या मिग्रेन का जो अटैक है ये आने वाला है। अच्छा, इसके साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? 2 तरह का एक्चुअली मिग्रेन है। एक हम कहते हैं क्लासिकल मिग्रेन, अच्छा। एक है एटिपिकल मिग्रेन। जो क्लासिकल मिग्रेन है वो दर्द का शदीद दौरा शुरू होने से पहले आपको कानों में आवाज़ें आ सकती हैं, लाइट्स आ सकती हैं, जिसको हम विजुअल या ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस कहते हैं कि कानों में छाछा होना या भारीपन होना या आंखों में कोई चमक आना, इसको हम ऑरा कहते हैं। तो 30% जो पेशेंट्स हैं उनमें क्लासिकल मिग्रेन होता है और वो मिग्रेन का दर्द आने से पहले उनको ऑरा आता है। तो दूसरे एटिपिकल है, उसमें ऑरा नहीं होता, डायरेक्ट ही जो है वो सर दर्द या मिग्रेन का जो है वो स्टार्ट हो सकता है। अगर तो पेन शुरू में है तो इसका जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है उसमें हम जो दर्द की दवाएं हैं, जिसमें एस्प्रिन है, एस्नोमाइनो, फिर इस तरह नेप्रोक्सन है, वो अगर लें तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ता है। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो जो नई अद्वियात इसके लिए उनको हम ट्रिप्टेंस कहते हैं। अच्छा। ट्रिप्टेंस का इफ़ेक्ट जो है वो इन्फ्लेमेशन और पेन का साइकिल ब्रेक करने दोनों के लिए आता है। तो अगर हम ट्रिप्टेन टाइम पे ले लें, दर्द अगर शुरू हो रहा है तो 2 से 3 घंटे में वो सेटल हो जाता है। अगर आप ये विंडो मिस करते हैं तो फिर वही बात है कि 48 से 72 घंटे तक शदीद दर्द रहता है। और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि जी इसके 3-4 ट्रिगर्स हैं। अगर पेशेंट्स को आप खुद ऑब्जर्व करें कि जी मैंने कॉफ़ी पी रात को या कुछ ऐसी चॉकलेट खाई या कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड खाई जिसकी वजह से आपको अगले दिन जो है दर्द हुआ, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको मिग्रेन जो है वो डाइट या खाने के कुछ एलर्जेंस की वजह से हो रहा है, जो मोस्ट कॉमन है उसमें चॉकलेट्स हैं, कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये फिजी ड्रिंक्स हैं, इनकी वजह से हमारे यहाँ पे तो डॉक्टर साहब ये मिथ है कि अच्छा चाय दर्द हो रही है तो चाय पी लो, सर दर्द हो रही है तो चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, जो कॉफ़ी लवर्स हैं कि जी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो ये भी ट्रिगर हो सकता है किसी का कि ये आपको ये है कि आपने एक्सप्लोर करना है कि आपको किस वजह से ट्रिगर हो रहा है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ आपकी नेक का पोस्चर या आप गलत तकिए पे सोए हैं उसकी वजह से अगर स्पैज़म हुआ है तो इन चीज़ों की हमें एहतियात करनी पड़ेगी। और अगर हम दूसरी हेडेक पे आएँ जिसको जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो टेंशन हेडेक है, उसकी तो ट्रीटमेंट या उसकी प्रोफाइलैक्सिस जो है उससे बचाव बहुत हद तक मुमकिन है। कि अगर हम अपनी नेक का जो पोस्चर है उसको सीधा रखें, बहुत ज़्यादा यूं नेक को ड्रूप करके ना बैठें, बहुत ज़्यादा पीछे या यूं झुक के ना बैठें, तो इन चीज़ों से। और दूसरा यह है कि हम अगर नेक का स्ट्रेच करते रहें, कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम थोड़ा सा रब कर लें, खासकर अगर हम सर के पीछे आएँ तो ये 2 प्रोमिनेंस हैं जिसको हम ऑक्सीपिटल प्रोट्रूड, तो उसके नीचे जो जगह है यहाँ पे कुछ मसल्स हैं जो नेक को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली एक और बहुत कॉमन हेडेक है जो मिसडायग्नोज होता है।
उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया। ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल नर्व्स जो हैं ये दो नर्व हैं, एक ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, एक माइनर ऑक्सीपिटल नर्व और एक थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व है। तो ये तीन नर्व्स हैं जो सर के बहुत ज़्यादा हिस्से को सप्लाई करते हैं। अगर किसी वजह से आपके नेक के मसल जो हैं वो स्टिफ होंगे और जो मसल इनके करीब से गुजर रहा है और उस पर अगर दबाव आएगा तो वो मसल की इन्फ्लेमेशन की वजह से जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होंगे तो वो नर्व जो है वो भी इन्फ्लेम करेगा। तो उससे आपको ये जो ऑक्सीपिटल पीछे हेडेक आता है फिर आगे आता है। तो इसके लिए भी अगर आप नेक को थोड़ा रेस्ट दें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करें तो उससे बहुत ज़्यादा आप जो है जो अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जिस तरह लाइट का बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि चाहे आपको मिग्रेन की प्रॉब्लम है तो एक तो शोर से जो है वो आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपको ट्रिगर होगा, आपने किसी अंधेरे वाले कमरे में जहाँ पे बिल्कुल डिम लाइट हो वहाँ पे चले जाएं, जहाँ पे शोर ना आ रहा हो वहाँ पर चले जाएं। तो ये भी चीज़ें हैं, बिल्कुल एहतियात करना है इस बिल्कुल एहतियात करना है, क्योंकि लाइट से, मोबाइल के एक्सपोजर से, टीवी देखने से, ज़्यादा तेज़ ब्राइट लाइट से, शोर से, वो चाहे म्यूज़िक का है या टीवी का है या बच्चों का, उससे ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो उसके लिए बिल्कुल वही है कि जी आपको थोड़ा कम रोशनी वाली जगह पे और जहाँ पे शोर ना हो वहाँ पे, और प्लस मेडिकेशन करने से ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। अच्छा, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो बिल्कुल भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते अगर उनको मिग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, वो छुट्टियां भी नहीं कर सकते, ऑफ भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या आप बताएंगे कि अगर उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है तो वो क्या ऐसी एक्सरसाइज करें या कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि वो ईजिली अपना डेली टास्क तो कर पाए ना? इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो ये ज़रूरी है कि हर आधे सर का दर्द मिग्रेन नहीं होता। नहीं होता। कुछ ख्वातीन, या एक तो ये कि मिग्रेन जो है टिपिकल 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, जब बच्चियों में उनकी मिनारकी स्टार्ट होती है, क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो है कि जब साइकिल स्टार्ट होने से पहले ईस्ट्रोजन लेवल फॉल करता है तो वो एक मेजर फैक्टर है पेन या मिग्रेन ट्रिगर होने का। लेकिन पेशेंट्स आती हैं हमारे पास जिनकी एज 50s में है, 60s में है और उनको 12-13 साल की उम्र से दर्द नहीं है, पिछले 2 साल से दर्द है। और जब हम उनको एग्जामिन करते हैं एहतियात के साथ तो पता ये चलता है कि जी उनकी जो मोहरें हैं, खासकर ऊपर वाले मोहरे, उनमें थोड़ी थोड़ी चोंचें निकल आती हैं, जिसको हम ऑस्टियोप्रोसिस या वो जो हड्डियों का भुरभुरापन है, उसमें ये होता है कि जी सारी उम्र जो हम कैल्शियम लेते हैं और अगर विटामिन डी पूरा है तो आप कैल्शियम जो लेते हैं वो हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन हमारा चूंकि सन का एक्सपोजर नहीं है जी। और अगर ख्वातीन निकलें भी तो उनकी वो ओढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं होता, और ख़ासकर जब मीनोपॉज आता है तो ईस्ट्रोजन की और उन चीज़ों की कमी की वजह से जो हड्डियों से कैल्शियम का भुरभुरापन निकलना ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो कैल्शियम निकलता है वो मोहरों की साइड पे चोंचें बनाता है, और वही जो नर्व्स जिनकी मैं बात कर रहा था कि ऑक्सीपिटल नर्व जो है, ये जब उनको टच करेगा, उनको ज़ख्मी करेगा तो वो जिस साइड पे होगा उस साइड में दर्द जाएगा, और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मिलती है मिग्रेन से। लेकिन मेरे जो दोस्त क्लिनिकल जो क्लिनिशियंस हैं, ख़ासकर हमारे फैमिली फिजिशियंस, उनके लिए कि अगर लेट ऑनसेट है, एज ज़्यादा है, तो आप काइंडली उनकी गर्दन का एक एक्सरे ज़रूर करा के देखें। और वहाँ पे अगर उनको चोंचें निकली हुई हैं तो सिंपली हम एज पेन फिजिशियंस वहाँ जाके सिर्फ नमिंग मेडिसिन इंजेक्ट कर दें या उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से उन नर्व्स को नम कर दें तो मरीज़ की सारी उम्र के लिए जान छूट सकती है, अद्वियात से भी और तकलीफ से भी। तो ये कुछ चीज़ें जो, एक तो ये कि जी अगर लेट ऑनसेट है, वो आधे सर का दर्द है, तो ये मिग्रेन यूजुअली नहीं होता। तो ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक इसको कहते हैं। उसमें आप अगेन के जो एहतियात है कि जी आप बहुत आधा लेट के आधा बैठ के टीवी ना देखें, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम रखें, अपना पोस्चर सीधा रखें, और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं बहुत सिंपल हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। सबसे जो आसान चीज़ है वो ये है कि जैसे हम नमाज में सलाम फेरते हैं वो वाली मूवमेंट करनी है, और अपना राइट हैंड यहाँ रखेंगे और गर्दन यूं जाएगी, हाथ ये मूव करेगा, नेक यूं मूव करेगी, ये ऑपोजिट। तो ये सारे जो मसल्स हैं इनकी टोन भी इंक्रीज करेगी, यस ये वाला नेक को सीधा रख के, और फिर ऑपोजिट साइड पे ये
ओके, वो प्रेशर एक आ रहा है वो प्रेशर आएगा, ये करना है। फिर आपने ये हाथ सामने रखना है और यूं नीचे की तरफ देखना है, हाथ इसके आपको रोकेंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे कि आपने ऊपर देखना है, ये रखेंगे। ये 4 एक्सरसाइजेज और इसके साथ यूं सीधा बैठ के नेक को और ये आगे को स्ट्रेच करें। ये 1.5 से 2 मिनट लगते हैं और इजी है, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ बैठे हुए हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, किसी सिग्नल पे रुके हैं, वहाँ पे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफिस में आपको अगर स्टिफनेस या वो हेडेक हो रही है तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फ्रंटल हेडेक की बात करें तो 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो हाथ है, इसमें जो अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के दरमियान जो जगह है, अगर आप थंब का सेंटर यहाँ पे रखेंगे और इसको नीचे से सपोर्ट करें और सिर्फ इसका मसाज करें, ठीक है, आपकी 80% फ्रंटल हेडेक्स जो हैं सिर्फ इन 2 एरियाज का, और जो आपकी साइड या टेम्पोरल हेडेक्स हैं, ये एरिया जो आपके ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के नीचे है, उनको मसाज करने से आपकी ये साइड हेडेक्स और ये फ्रंटल हेडेक्स ठीक हो। और ये दोनों हाथों पे करनी है? दोनों हाथों पे। ओके, और ये मतलब थोड़ा बहुत जो है ना वो आपने मसाज करना है और आपकी जो फ्रंटल हेडेक है जो मुझे भी होती है उससे आपको छुटकारा काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो आज हमें बड़ी अच्छी डॉक्टर शहजाद साहब जो है ना वो टिप्स दे के जा रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करना है। और वैसे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, और बहुत सी जो लोग ये कहते हैं कि हमें माइग्रेन ही है, पहले जाके अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से चेक करवाएं, एक्सरे कराएं कि वो वाकई माइग्रेन है या नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और पेन मैनेजमेंट के हवाले से ख़ासतौर पर हमने बात की है कि हेडेक होती है, मिग्रेन होती है, तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गुर्बत के ख़ात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और वैसे तो नेल्सन मंडेला ने ठीक ही कहा था कि गुर्बत का ख़ात्मा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता, और इसे ख़त्म करने के लिए की जाने वाली जो खैरात भी है वो भी इसे ख़त्म नहीं कर सकती है। अगर ये भी एक हकीकत है कि ये खैराती और अवामी इदारे उन लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क ज़रूर पैदा करते हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और इस हवाले से अगर सियासी इदारे और खैराती और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले अगर मिलकर काम करें तो ज़रूर जो रियासती सतह पर बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। तो अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो आम शहरी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ज़रूर ले सकता है। इस हवाले से आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े आलमी इदारे पूरी दुनिया की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और आज हमारे पास भी एक समाजी फलाह व बहबूद के बड़े ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और उन हवाले से भी उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, आपकी बात कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में किस किस्म के फलाही काम किए जाने चाहिए जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, जिसको सर अंजाम दे के जिन इनिशिएटिव्स को लेकर हम गुर्बत को कम कर सकते हैं। सिरे से ख़त्म तो नहीं इतनी जल्दी किया जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बात की थी कि सिर्फ हम हुकूमती सतह पर तनकीद नहीं कर सकते हैं कि शायद हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे इक़दामात नहीं उठा रहे हैं। जो हमारे जो फलाही तंजीमें हैं, फलाही इदारे हैं, NGOs हैं, सिर्फ वो ही काम नहीं कर रहे हैं। हमें भी मिलकर, हमें भी बढ़ चढ़ कर इस ख़ास तौर पर गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा, डेटा के मुताबिक बताया जाता है कि अगर सिर्फ, वैसे तो पूरी दुनिया में ही गुर्बत बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, और अभी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, अभी जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं, इकनॉमिकली क्राइसिस भी आए हैं, तो अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में 9 करोड़ जो अफराद हैं वो गुर्बत का शिकार है। सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, और वो भी 9 करोड़ अफराद इस वक्त गुर्बत का शिकार हैं। जो बनता है जनाब 40% जो अफराद हैं वो ख़त्ते गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी
गुज़र बसर कर रहे हैं। और गुज़श्ता अगर एक साल देख लिया जाए, पिछले एक साल का जो है ना वो पूरा अगर ओवरव्यू लिया जाए तो पिछले एक साल में जनाब 1 करोड़ अफराद ख़ते गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है और जिसको हम लोग देखते हैं कि ये ख़ते गुर्बत के नीचे जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। तो गुर्बत क्यों फैलती है, क्यों, बल्कि इसका जो पैरामीटर है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्यों इसके ऊपर हम काबू नहीं पाया जा रहा है। एक तो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग अभी भी उस चीज़ से बहुत सारी जो जंगें हैं आप समझ लें कि हम वो लड़ रहे हैं। हम सियासतदानों की जंगें भी लड़ रहे हैं, हम सियासी जंगें भी लड़ रहे हैं, माशी जंगें भी लड़ रहे हैं। हम अब जैसे कोरोना आया था उसमें बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हुआ, मईशत हमारी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में गई और अभी भी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है पिछले एक साल से हमारा डॉलर रेट कहाँ पर पहुँच गया था, हमारे जो रुपए की कदर थी वो कितनी कम होती जा रही थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इन तमाम तर चीज़ों की वजह से, इन तमाम तर फैक्टर्स की वजह से गुर्बत बढ़ी है, हमारी बेरोज़गारी बढ़ी है। लोग जो हैं वो ऑफिस से उन्हें छुट्टी करा दी गई है, कामकाज से छुट्टी करा दी गई है कि जनाब हमारे पास अब इतनी आमदनी नहीं है कि हम आपको सैलरी दे सकें, आपको पैसे दे सकें। तो ये भी एक वजह बनी है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है कि जिसकी वजह से हमारी जो गुर्बत है उसमें इजाफ़ा हुआ है और 1 करोड़ जो अफराद हैं वो ख़ते गुर्बत की लकीर के नीचे जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं गुज़श्ता एक साल में। तो इस पर बात करने के लिए सारिम बर्नी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन हैं। सारिम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सारिम साहब से दोबारा से जनाब रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वजह है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि हम लोग उन लोगों तक अपनी खैरात, अपनी चीज़ें पहुंचा ही नहीं पाते हैं जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग सफ़ेद पोश होते हैं, जो हमारी मदद डिज़र्व करते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, कभी सैलाब की सूरत में, कभी ज़लज़ले की सूरत में इतनी मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बहन भाइयों के साथ खड़े होते हैं। फिर भी हम सबसे ज़्यादा खैरात देने वाली कौम हैं दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो पाकिस्तान में गुर्बत है वो बढ़ती ही जा रही है। हमारे जो बच्चे हैं जिस उम्र में उन्हें जनाब स्कूल जाना चाहिए वो उस उम्र में स्कूल नहीं जाते हैं, वो कामकाज पे उन्हें डाल दिया जाता है। स्कूलों में जो बच्चों की तादाद है जिनको जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल से बाहर होते हैं, उसमें भी बताया जाता है कि 2 करोड़ के लगभग बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह से भी आपकी गुर्बत बढ़ती है क्योंकि एजुकेशन नहीं दी जाती है। जब आप एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, आपको शऊर नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत कम तादाद है हमारी यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनकी बहुत माइनर से कह लें कि ऊंट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो किसी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं, तो उनको तो नहीं गिना जाता। लेकिन जो गुर्बत के अंदर जो जी रहे हैं उनके हवाले से हमें मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगी कि हमारे जितने भी सियासी इदारे हैं, खैराती और फलाही कामों के हवाले से जो इदारे हैं, जो NGOs हैं, उनको मिलकर कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, अच्छे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आने की ज़रूरत है कि हम जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको हम स्किल सिखा सकें, कोई हुनर सिखा सकें। हमें इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर हैं फलाह बहबूद के हवाले से हमारा वेलफेयर जो इदारा है हुकूमत की तरफ से, टेफ्टा इदारा है हुकूमत की तरफ से, जहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, स्किल्स सिखाए जाते हैं। कोई भी स्किल्स हो सकते हैं, आप प्लम्बरिंग सीख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, आप स्किल्स के हवाले से कोई भी स्किल सीख सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, तभी हम अपनी तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा, सियासी इस्तेहकाम भी लेकर आना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका जो सियासी
तौर पर अगर आप इस्तेहकाम में बैलेंस्ड रहते हैं ना, जब आप, क्योंकि अभी हमारी कोई एक हुकूमत नहीं है, 2 महीने हुकूमत रही, 3 महीने हुकूमत रही, किसी ने भी टेन्योर पूरा नहीं किया अपना 5 साला, उसके बाद अब निगरान हुकूमत आई और अभी भी ये सब चल रहा है। सियासी इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान में। जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक हम गुर्बत को मीट नहीं कर सकते हैं, या इसको कम नहीं कर सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इस पर तो हमने जनाब सारम साहब से बात करनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। सुलाफे हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और वो आज हमें कौन से टिप्स देने वाली हैं योगा के हवाले से, वो देखते हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं लूज वेट बाय ब्रीदिंग। कितना अजीब सा लगता है कि किस तरह से आप सांस लेते हुए वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा होंगे एक्यूप्रेशर फॉर योर वेट लॉस। आप एक्यूप्रेशर के जरिए किस तरह से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की ख्वाहिश भी होती है कोई ऐसी चीज़ हो बैठे बैठे मेरा वेट रिड्यूस हो। तो बैठे बैठे वेट रिड्यूस हो सकता है, बस उसमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। सबसे पहले हम आएंगे आपके एक्यूप्रेशर पर। एक्यूप्रेशर जो पहला हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, उसको मैं सिर्फ रिपीट करूँगी, और वो होता है आपके रिंग फिंगर के साथ। आपकी जो रिंग फिंगर है उसको आप इस तरह से प्रेस करके रखते हैं। अगर आप 1 मिनट तक या 2 मिनट तक इसको इसी तरह प्रेस करके रखेंगे और आप बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके बैठ गए, तो आप देखेंगे कि आपका वेट रिड्यूस होने लगेगा। इसे आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। दूसरा जो प्रेशर पॉइंट होगा वो आपके अंगूठे के साथ होता है, यानी बिल्कुल आप समझ लें इसकी टिप पर। यहाँ जैसे ही आपने इसको प्रेस करना शुरू करना है, जो भी एक्यूप्रेशर आपको बताया जाए वो आपने 2 से 3 दफ़ा उसको दोहराना है 1 से 2 मिनट तक। इससे क्या होता है कि इससे आपका फैट बर्न होता है और आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो हाई हो जाएगा, और जो आपकी क्रेविंग वगैरह होती है वो रिड्यूस होगी, और आप में हार्मोन्स का अगर कोई इशू आ रहा है कि वो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, इसके अलावा जो हम अक्सर बताते हैं कि यहाँ पर जो आपके कान का जो बिल्कुल आप जिसको कह सकते हो कि ट्रायंगल बना होता है, इस साइड पे अगर आप इसको प्रेस करते हैं, टाइम उतना ही होगा। इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इससे आपकी क्रेविंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्रेविंग होती है या हम इमोशनल ईटिंग करते हैं तो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों से कंट्रोल में आएगा। और इसके अलावा जो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे कर ले वेट रिड्यूस होगा, यानी इस साइड पे एक बटन है कुदरती आपका कि आप इसको प्रेस करें, आपकी नोज से नीचे जो पॉइंट आपको बना मिलेगा नोज और लिप्स के दरमियान में, आप उसको अगर प्रेस करके रखते हैं तो उससे भी आपका वेट रिड्यूस होगा। अब हम आते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम अक्सर सिखाते हैं कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अब मैं आपको उसकी बेनिफिट्स भी बताऊंगी और बताऊंगी भी उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आपने सबसे पहले जो इजी वे है, आपने सबसे पहले अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद किया और इसको इनहेल किया और यहां से एक्सहेल किया। अब फिर से इनहेल किया और एक्सहेल। ये एक्सरसाइज आपके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आपके फोकस को बढ़ाएगी। अगर आपको स्ट्रेस है उसको डिक्रीज करेगी। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आपको लग रहा है आपकी बॉडी में या आपको सिम्टम्स उसके आ रहे हैं तो उसको बैलेंस करेगी। साथ ही साथ अगर पर्सनालिटी में बैलेंस नहीं है वो भी आना शुरू हो जाएगा। और दोबारा से वही बात मैं करूंगी कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम जिसे कहा जाता है, अगर आप वो करते हैं तो उससे भी आपका वेट रिड्यूस होता चला जाएगा। साथ ही साथ ये एक्सरसाइज आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपने वेट रिड्यूस नहीं भी करना, आप तब भी अगर इनको परफॉर्म करते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। इससे आगे एक चीज़ आती है जो है हमारी कपालभाति। कपालभाति आपने क्या करना है, स्कल शाइनिंग इसे बोलते हैं। आप यहाँ हाथ रख सकते हैं, यहाँ भी हाथ रख सकते हैं। आपने इस तरह से अपने हाथों को रखा, अपनी बैक को स्ट्रेट रखा और रैपिडली आप सांस लेना शुरू करेंगे। वो होगा इस तरह से, बिल्कुल इस तरह। इस दौरान आपके कंधे जो हैं वो मूव नहीं करने चाहिए, आपका सिर्फ ये एरिया मूव करेगा। मगर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का कोई इशू आ रहा है तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करेंगे और प्रेग्नेंट लेडीज इस एक्सरसाइज को करते इज्तनाब करें। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि डाइजेशन से रेलेवेंट आप किसी इशू से गुजर रहे हैं तो ये उसको सॉल्व करेगा। एसिड रिफ्लक्स या इसके अलावा IBS या IBD या जो भी डाइजेशन से रेलेवेंट आपको इशू आ रहे हैं वो भी सॉल्व होंगे। अगर आप इंसोम्निया से गुजर रहे हैं, आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर है, तो बहुत सारे लोग कपालभाति को परफॉर्म करके अब सुकून की नींद सोते हैं किसी भी पिल के बगैर। हम सिर्फ चाहते हैं कि
कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो। अब जो लास्ट चीज़ इसमें होगी वो क्या होगा? सुख आसन। सुख आसन जैसे आपने नाम सुना है, सुख, इसमें 100 सुख, क्या हम इसी तरह कुछ कहते होते थे, अब आपने क्या करना है, इसमें 100 से भी ज़्यादा सुख हैं। आपने क्या करना है, इनहेल किया, एक्सहेल कर रहे हैं मुंह से, अपनी सिर्फ ब्रीदिंग को नोटिस करें। अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं, आपने 3 काउंट में इनहेल किया, 6 के लिए आपने इसको रिटेन किया, सांस रोका, और 3 में एक्सहेल कर दिया। जब आप रिटेन करेंगे, अगर आपको वर्टिगो या कोई कार्डियक इशू है, तब आप इसको ज़रा थोड़ा सा आप डॉक्टर से पूछ लें, तब आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अवॉइड करें, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्रीथ करें। अगर आपको रिटेंशन वाली चीज़ करनी है, अगर आपको चक्कर आते हैं, तो तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन तमाम एक्सरसाइजेस के साथ अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं बैठे बैठे। और ये कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगती है कि वाकई एक्यूप्रेशर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपका वेट रिड्यूस कर दे। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी, अपनी नई फिटनेस गाइड पसंद आई होगी। मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज। जनाब सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने बताया कि किस तरह आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फोकस करके। तो आज के लिए सुलाफ़े आपका बेहद शुक्रिया, और आप लोग भी इसको ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा घर पर। और उसके फिर अगर आपको पॉजिटिव इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं तो आप इसका फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब एक ऐसे फल के हवाले से बात कर लेते हैं जिसके हवाले से हमारे बड़े अक्सर ये कहते हुए हमें तो यही तलकीन करते थे कि जनाब जापानी फल ज़रूर खाया करो, चाहे थोड़ा ही खाओ मगर ज़रूर खाओ, कि एक नहीं बल्कि इसके बेशबहा फ़वाइद हैं। और जापानी फल की जो पैदावार है वो पाकिस्तान में नहीं, मगर ये बात शायद हम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये जापान से नहीं बल्कि चाइना से पाकिस्तान में आता है। मतलब इसका नाम जापानी फल है, लेकिन ये जापान में इसकी पैदावार नहीं होती, ये चाइना में इसकी पैदावार होती है और वहाँ से पाकिस्तान आता है। अब तो पाकिस्तान में भी इसकी जो है ना काश्तकारी जो पैदावार है वो की जा रही है। और इसको दरअसल चाइना फल भी कहा जाता है, इसको अमलोक भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम से इसको पुकारा जाता है। और इस फल में कैलोरीज तो बहुत कम होती हैं, मगर इसे मुख्तलिफ डिशेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर कुछ नहीं तो फिर आप इसको एज अ फल भी खाली खा सकते हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। इसमें जनाब आपको कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा मिलती है, फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए जिस्म में जो मिनरल्स की कमी है वो नहीं होने देता है। ना सिर्फ मिनरल्स बल्कि इसमें विटामिन ए और सी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस फल के मुतालिक मज़ीद क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या कोई नुकसानात भी हैं या नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर समन इश्तियाक मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। डॉक्टर समन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समन, जापानी फल या जिसे अमलोक कहा जाता है या चाइना का फल जिसे कहा जाता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? अगर मैं अपना बताऊं तो मैं नहीं खा सकती, इसका ना ड्राई सा बड़ा वो टेस्ट होता है, तो मुंह में जाके बड़ा ड्राई ड्राई फील करता है। अच्छा मुनीबा, इसको ना बेसिकली जैसे अभी आपने बताया कि इसकी काश्त होती है चाइना में और हाँ इसको जी। चीनी फल के नाम से कहा जाता है, अमलोक भी कहा जाता है और जापानी फल भी कहा जाता है, और बिल्कुल टमाटर की तरह होता है, बड़ा स्वीट। मैं तो कहती हूँ उसका भाई होता है, हाँ, भाई बहन होता है। इसकी शक्ल का ही होता है बिल्कुल। हाँ। और इसके बड़े हेल्दी बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये है कि इसके टेस्ट की वजह से, क्योंकि समटाइम्स हम खाते हैं तो ड्राई हो जाता है, तो लोग पसंद नहीं करते, बच्चे तो बिल्कुल इसके पास नहीं जाते। लेकिन इसके बेनिफिट्स पर अगर देखा जाए ना तो ये बहुत भरपूर एंटी ऑक्सीडेंट है इसमें। और आप देखेंगे अब सर्दियों का मौसम आ गया और ये तो मौसम सरमा का ही फल है, तो जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो आपका फ्लू और कफ, ड्राई कफ के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी उतना आप इन इन्फेक्शन से बच के रहते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंडली ये कुदरती तौर पर ना इसमें फ्रुक्टोज और शक्कर पाया जाता है, तो ये डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है। और डायबिटीज के पेशेंट्स कहते हैं ना कि अब हम क्या खाएं, उन्हें तो सारे फ्रूट्स मना कर दिए जाते हैं ना, कि हम आम नहीं खा सकते, हम केला नहीं खा सकते। तो अगर उनको मीठे की क्रेविंग होती है तो हम उन्हें कह देते हैं कि ये एज अ स्नैक आप 2 जो है जापानी फल वो कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ इसमें
फोस्फोरस पाया जाता है जैसा आपने बताया अभी, और वो आपके मिनरल्स या विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको रिकवर करता है। और हार्ट के पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें पोटेशियम है, हार्ट फ्रेंडली भी है, हार्ट फ्रेंडली भी है, डायबिटिक फ्रेंडली भी है, और बल्कि बड़ा मजे का ये फ्रूट है। अच्छा, तो इसको आप पर डे, इसकी 2 फ्रूट्स की सर्विंग आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब 2 जापानी फल खा सकते हैं आप। बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा टाइम यह है कि सुबह के टाइम पे जो 10 से 11 या 11 से 12 बजे का टाइम होता है ना, उसमें आप कंज्यूम कर लें ताकि इसकी डाइजेशन अच्छी हो जाए। अच्छा। जैसे फ्रुक्टोज होता है ना बेसिकली, तो डाइजेस्ट आपकी बॉडी में अच्छा हो जाए। उसके साथ साथ ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को बड़ा अच्छा करता है, आपकी बोन हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है मनीबा, इसके तो मास्क बनाए जाते हैं, या जैसे इसको कहा जाता है ना चीनी, और आप देखेंगे चाइना की स्किन कितनी फ्रेश होती है। आजकल वैसे भी लोग बड़ा इसके पीछे हैं कि कोरियन स्किन केयर हमें चाहिए, कोरियन स्किन चाहिए, चाइनीज स्किन चाहिए, कि हमें ग्लास स्किन चाहिए, तो ये उसके लिए भी काम करता है। ये उसके लिए भी है। इसका वो बना के गूदा निकाल के इसके साथ आप जो होता है खीरा, उसको भी मिक्स करके और एवियोन के कैप्सूल्स डाल के आप वो कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा आपका एक मास्क बन जाता है। तो ये इसके तो बहुत बेनिफिट्स हैं। अच्छा, विटामिन ए भी कहा जा रहा है कि इसमें पाया जाता है, वो कितना अच्छा है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे बालों और स्किन के लिए कहा जाता है कि विटामिन ए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इट्स ट्रू मनीबा, क्योंकि अब आज देखें आजकल हमारी स्क्रीनिंग टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा है। ये जॉब ऐसी है कि हमने सारा दिन कंप्यूटर पर बैठना है और काम करना है, जिसकी वजह से आपकी आई साइड इफेक्ट होती है। तो अगर आप 2 से 3 ये जापानी फल भी खा लेते हैं तो विटामिन ए रिचेस्ट सोर्स है ये, तो ये आपको एक अच्छी सोर्स मिल जाती है इससे। तो आपकी जो आई साइड बच्चों की होती है, इवन बच्चों में ना हम इसकी प्यूरीज बना के दे देते हैं कि बच्चे अगर इसको वैसे रो फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते तो हम इनकी प्यूरीज बनाकर जैम की फॉर्म में लगाकर बच्चों को ये देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब इसमें भी ना मुख्तलिफ है, कुछ बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं, कुछ दरमियाने किस्म के होते हैं, तो क्या कौन सा अच्छा होता है जिसमें खाना चाहिए? अच्छा मनीबा, जब रो की तरफ तो हम जाते ही नहीं है कि उसमें वो नहीं होता, कंटामिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो सही पक जाता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, आपका विटामिन ई, विटामिन ए, पोटेशियम, और इसके साथ साथ ये फाइबर रिच है। और जितना आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा उतना आपकी बॉडी में, अगर समटाइम्स पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हुआ होता है, एलडीएल, तो ये फाइबर कंटेंट आपके कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प आउट करता है। तो ये आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एक जापानी फल जो है ना, पूरे दिन में आप कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है, ये जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है वो भी खा सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। देन डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। तो ये कह लें कि इसको भी सुपर फूड कह सकते हैं। सुपर फूड। और ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए फाइबर रिच है ना। अच्छा। और जिन लोगों ने वेट कम करना है और उनको मीठे की क्रेविंग हो रही है और उनको नहीं पता हमने कितना फ्रूट कितनी सर्विंग में खाना है, और ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, तो वो भी एज अ स्नैक ये 2 जापानी फल खा सकते हैं। इसमें फाइबर कंटेंट होता है तो उनकी एपेटाइट को सप्रेस कर देता है और वो खा भी लेते हैं। अच्छा, बच्चे नहीं खाते हैं ना, मतलब ना इसका कोई मीठा टेस्ट होता है ना इसका कोई कड़वा टेस्ट होता है, मुझे तो लगता है कि टेस्ट होता ही नहीं है, इसका अजीब सा टेस्ट होता है। तो बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे इसकी तरफ आते भी नहीं, वो कहते हैं ये क्या खिला रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उनको फिर किस तरह खिलाएं? बच्चों को ना इसका मिक्सचर निकाल के इसकी प्यूरी बना देते हैं हम। प्यूरी बना के बच्चों को, आप छोटे बच्चों को स्पून के साथ दे दें, या इनका जाम बन जाता होता है, आप वो बना के बच्चों को दे सकते हैं, या इसकी क्यूब्स में कट करके आप वो बच्चों को दे दें तो वो बच्चे खा लेते हैं। क्योंकि अब समटाइम्स बच्चे आते हैं बाहर से थके हुए तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते और ग्लूकोज लेवल बड़ा ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें एक हेल्दी आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी का ये सोर्स है। बिल्कुल। तो ये आप बच्चों को देंगे ना तो वो सारा दिन बड़ा जो है ना एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो डायबिटिक लोग हैं उन्हें रोजाना 2 दे दें या हफ्ते में देने चाहिए? अच्छा मनीबा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको डेली नहीं दे सकते। वैसे अगर आपकी शुगर लेवल्स ये वेरी करता है ना पर्सन टू पर्सन, कि अगर आप इंसुलिन पर है या फिर आपकी शुगर लेवल्स हाई है, ज़्यादा हाई रह रहे हैं, अगर तो नॉर्मल है तो आप मेडिसिन भी ले रहे हैं तो ये आप 2 जो हैं जापानी फल वो पर डे ले सकते हैं। अदरवाइज आप थ्राइस अ डे वीक जो है वो लेना शुरू कर दें। वीक में 3 दफ़ा ले लें। वीक में 3 दफ़ा ले सकते हैं, ये भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, हमें
फ्रूट्स खाने का टाइम टेबल नहीं हमने रखा हुआ, हमने डिनर के बाद भी खा लेना है, हमने नाश्ते से पहले भी खा लेना है, हमने दोपहर को भी खा लेना है, हमने 3 टाइम भी खा लेना है, अगर एक टाइम नहीं है तो कोई टाइम टेबल भी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए फ्रूट्स खाने का हमारे। अच्छा मुनीबा, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ जब भी जिसके उसके ज़्यादा फायदे हों, बिल्कुल, जब भी फ्रूट की सर्विंग लेनी है तो विद मील लेनी है, खाने के साथ लेनी है, उसकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है और एब्जॉर्ब बहुत अच्छा हो जाता है आपकी बॉडी में। तो जब भी कोई फ्रूट ले विद मील ले, इस तरह से एक फ्रूट का पोर्शन हो जाना चाहिए। एक तो ये चीज़। उसके अलावा अगर आपका मेन कंसर्न है कि आपने वेट रिडक्शन करना है तो आपने पोस्ट डिनर कोई भी रात को फ्रूट नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। जब आप रात को सोते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, तो वो तो सारा जाकर आपकी बॉडी में फैट में अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो पूरे दिन में आप एज अ स्नैक ले सकते हैं बिफोर डिनर। अच्छा, इस तरह से ठीक है, मतलब एज अ स्नैक ले सकते हैं या डिनर के साथ आप एक पोर्शन जो है या अपने लंच के साथ या जो भी आप अपना मील ले रहे हैं उसके साथ एक पोर्शन जो है इसका रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जब आते हैं ये फ्रूट्स हमारे घर में आते हैं धो के, हम लोग इनको काट के तो फ्रीज़र में रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, काट के साबुत नहीं रखते, तो क्या उससे बैक्टीरियाज भी पैदा हो सकते हैं? जैसे हम लोग आम काट के रख देते थे कि चले ठंडे हो जाएं, बाउल में डाल के उसके बाद खा लेते हैं, इसको भी इसी तरह हम लोग अगर काट के रख देते हैं तो बैक्टीरिया, या आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसी है, और कंटामिनेशन फूड जो है वो आप में बहुत सी बीमारियां में आपको मुब्तला कर देता है, जैसे डायरिया हो जाता है या समटाइम्स लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अच्छा, तो अब हमारे घरों में तो नॉर्मली आप देखेंगे प्रैक्टिस ये नहीं की जाती कि आप प्रॉपर कवर करके फ्रिज में रखिए। अब फ्रिज में गोश्त भी पड़ा होगा, आपके फ्रिज में वेजिटेबल्स भी होंगी, फ्रूट्स भी होंगी, तो जब वो कट करके आप रखते हैं ना तो ऑब्वियसली उसमें बैक्टीरिया, वायरस ये आ सकते हैं। तो इट्स मोर बेटर कि आप उनको प्रॉपर कवर करके अगर आप कट कर भी रहे हैं कि आपने कुछ टाइम बाद कंज्यूम करना है तो आप इसको प्रॉपर कवर करके उसको जो है पैक करके तब रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको कट करके उसी टाइम कंज्यूम कर लें। अच्छा, किसी भी फ्रूट को कितनी देर में खा लेना चाहिए? जैसे मैंने बात की हम लोग रख देते हैं कि अच्छा घंटे बाद खाएंगे, 1.5 घंटे बाद खाएंगे, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं और वो रात भी हो जाती है फिर हम लोग खा रहे होते हैं। तो अगर एक फ्रूट को हमने कट कर लिया है तो उसकी कितनी देर बाद उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए? मेरी बात सबसे अच्छा टाइम तो ये है कि आप 2 घंटे के अंदर ना उस फ्रूट को आप कंज्यूम कर लें, उसके ज़्यादा टाइम आपने नहीं रखना ताकि वो कंटामिनेटेड ना हो जाए। तो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या मीट पोर्शन भी हो, तो हमेशा कहा जाता है कि आप, क्योंकि फ्रिज में आपका दूध भी पड़ा है, दही भी पड़ी है, हर चीज़ है, तो वो आपको और वो खुले पड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे वो अलग अलग चीजें पैक करके रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप माने ना माने नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इतनी हम लोग जल्दी में होते हैं कि बस हमने रखा और कर दिया कि हाँ, तो वो क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं की जाती प्रॉपर उस तरह से पैक करके, तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको विद इन 2 आवर्स उसको कंज्यूम कर लें। लेकिन डॉक्टर समन, मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ ये भी प्रैक्टिस नहीं है कि हम जो मौसमी फल है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उसकी कंजप्शन करें। अब जैसे ये वाला सीज़न आया है, सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ जा रही हैं, उसमें ये जापानी फल आया है, कुछ देर के लिए आया है, तो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। हम कहेंगे कि सर्दियों का जैसे वो आ जाए, माल्टा आ जाए, ऑरेंज आ जाए, मौसमी आ जाए, ये लोग आएंगे, ये फल आएंगे तो हम इसको कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, खाने की कोशिश करेंगे। मौसमी फल खाना कितना ज़रूरी होता है? उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी उस वक्त की बॉडी की नीड होती है? अच्छा मुनीबा, सबसे पहले तो ये होता है कि हम समटाइम्स ये भी सोचते हैं कि जो हम फल बड़ा महंगा है, जो हमें फल पे पैसा लेकिन बाहर आप जाकर देखें डाइन आउट उतने ही लोगों का रश है। तो अगर हम ये सोच लेना कि जो पैसे हमने बाहर लगाने हैं अनहेल्दी चीज़ों पर, वही अगर हम फ्रूट्स कंज्यूम कर लें तो वो हमारी सेहत पे अच्छा इफेक्ट करेगा। तो मौसमी फल तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मौसम सरमा का मौसम है, आगे आ रहे हैं ये किन्नू, मौसमी, आपके कैरेट्स आ रहे हैं, बीटरूट, ये सब विटामिन सी रिचेस्ट हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी उतना आपको इन्फेक्शन कम होगा। और उसके साथ साथ ये विटामिन ए रिचेस्ट हैं, तो जितना आपका विटामिन ए होगा आपकी जो आईसाइट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अब आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को ही क्लासेस लगी होती हैं, बच्चे ही, क्योंकि उनकी एक तो स्टडीज़ का प्रेशर है, फिर स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो वो ये जो जितने भी मौसम सरमा के फल हैं, ये तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सीजनल फ्रूट्स जो है ना, वो उसकी कंजप्शन जो है ना आपकी डेली लाइफ में
तौर पर होनी चाहिए। और आपके घर में अगर जापानी फल आ जाए तो आज से तो आपको इतने ज़्यादा उसके फ़वाइद जो है वो पता चल गए हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर खाने, उसका इंटेक ज़रूर लेना है। 1 से 2 जापानी फल खा लें। मैं भी कोशिश करूँगी आज घर जाके डॉक्टर समन कि आज से मैं भी शुरू करूँ, एक खा ही लूँ। चले टेस्ट करके स्टार्ट तो करें, स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग भी इसको खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खासतौर पर लड़कियों का सबसे बड़ा मसला होता है, हम कहते हैं जनाब हमारे बाल अच्छे होने चाहिए, हमारे स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रूट्स का इंटेक करना भी जरूरी है। फ्रूट्स आपको पता है मुनीबा, विटामिन और मिनरल्स का रिचेस्ट सोर्स है। जितना आप फ्रूट्स अच्छा रखेंगे, जितनी आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी, आप जो हम आर्टिफिशियल तौर पे हम विटामिन ई ऐड कर रहे होते हैं, वही अगर हम फ्रूट से ले लें नेचुरली तौर पे, तो वो कितना अच्छा इफेक्ट होगा। तो हम लड़कियों को तो वैसे ही हम हेल्थ कॉन्शियस के साथ ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होते हैं कि हमारी स्किन बड़ी परफेक्ट है, बाल बहुत अच्छे ने, तो आज से मुझे लगता है हम सबको फ्रूट पोर्शन तो लेना चाहिए। और खासतौर पर जो सीजनल फ्रूट्स है वो हमें खाने चाहिए। जो लोग डाइट कर रहे हैं डॉक्टर समन, वो खा सकते हैं ये, मतलब जिन्होंने अपना वेट लूज करना है अपना? बिल्कुल। और सुबह के टाइम पे 10 से 11 या 11 से 12 इन बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच वो एक अपना स्नैक का मील रख दें, जिसमें 2 पोर्शन पानी फल के वो कंज्यूम कर सकते हैं। ये फाइबर रिच है, इसमें इतना ग्लूकोज नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये आपको वेट रिडक्शन में भी हेल्प आउट करेगा और आपकी जो मीठे की क्रेविंग है उसको भी फुलफिल कर देगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे सीजनल फ्रूट जैसे आगे हुए हैं, उन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंगूर जो है वो भी बड़ा अच्छा सीजनल फ्रूट है हमारा, उसके थोड़े से फवाइद बताएं कि वो कितना अच्छा है। अच्छा मुनीबा, अंगूर बेसिकली हम डायबिटिक के पेशेंट्स को कहते हैं कि वो ज़्यादा सर्विंग उसकी ना लें, लेकिन ये ब्लड की सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा है, और इसमें भी विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है। ये सारे जितने भी फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अंगूर आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी समटाइम्स लोगों में होता है कि वो स्टमक की एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा, वो जितनी तली हुई चीज़ें वगैरह होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल तली हुई चीज़ें खाने से या लेट नाइट स्नैकिंग से या रात लेट नाइट डाइन आउट से हो जाता है। तो आप अगर एज अ स्नैक मॉर्निंग में उनको अंगूर दे देते हैं ना 10 से 11 या 11 से 12, अच्छा, तो बड़ा अच्छा उनका गट हेल्थ को बड़ा अच्छा करता है वो। नहीं तो डायबिटिक लोगों को दिया जा सकता है? अच्छा मुनीबा, डायबिटिक के लोग जो है ना पोर्शन कंट्रोल में सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा। वो आम भी खा सकते हैं, लेकिन वेरी करता है कि उनके शुगर लेवल्स आ कितने रहे हैं। अगर तो शुगर लेवल्स बहुत हाई होते हैं तो फिर तो हम उनकी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं और वो मेडिसिन पे हैं तो हम उनको पोर्शन कंट्रोल पे ये चीज़ें कर देते हैं रिकमेंड। इस तरह से होता है, मतलब वो कंट्रोल करके थोड़ा बहुत खा सकते हैं या वीक में वो खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि वंस अ वीक ले लें और पोर्शन में ले लें कि हाफ कप आप अंगूर दे सकते हैं। और अगर आपने जो है आम लेना है, आम के बहुत शौकीन होते हैं डायबिटिक के पेशेंट्स, तो आप 2 मीडियम साइज़ के सीजनल फ्रूट या आम आप उनको दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनकी शुगर का ख्याल रखना है कि शुगर लेवल कहाँ पर है। अगर बैलेंस है फिर तो आप ठीक है, आप उनको दे सकते हैं। वो उनका भी दिल करता है, क्रेविंग्स होती है रात को ख़ास तौर पर, और शुगर के पेशेंट को तो ज़्यादा होती है कुछ मीठा खाने के हवाले से। अच्छा, दूसरा ये कि वैसे हमें दिन में कितनी इसकी पोर्शन, खासतौर पर अंगूर की जैसे मैं बात करूँ कि उसके कितना पोर्शन लेना चाहिए? मुनीबा, हर फ्रूट का ना हम 1 कप ले सकते हैं पोर्शन। 2 से 3 मीडियम साइज सीजनल फ्रूट तो आपने रिकमेंड करने ही करने हैं, आपने अपनी डाइट में ऐड ऑन करने ही करने हैं। लेकिन अंगूर 1 कप जो है वो आपने लेना है। लेकिन हम बैठे बैठे ही वो 1 कप क्या, हम 1 प्लेट खा लेते हैं, पूरा गुच्छा खा जाते हैं, अंगूर हो नट्स हो वो पूरे ही खा जाते हैं हम। तो वो 1 कप, वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि वो आपकी हेल्थ पे, अगर बेशक चीज़ अच्छी है, हेल्दी है, लेकिन अगर आप उसका ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो आपकी बॉडी पे बुरे असरात भी कर सकती है। तो इसलिए बैलेंस डाइट हमेशा, जिसके बारे में डॉक्टर्स भी कहते हैं, हम भी कहते रहते हैं कि जब बैलेंस डाइट रखें, पोर्शन का साइज जो है ना वो अपना बेहतर रखने की कोशिश करें। अच्छा, इस तरह जापानी फल के हवाले से डॉक्टर समन हम बात करते तो वो कहा जाता है ये कैंसर के हवाले से भी बड़ा अच्छा है, एंटी कैंसरेंस भी है। बिल्कुल, इसमें जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं बिल्कुल ऐसी है मुनीबा, और ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। तो कैंसर की हम हमेशा कहते हैं कि डाइट को हम उस कैंसर से बचा नहीं सकते, लेकिन हम उसकी सिवियरिटी को तो कम कर सकते हैं ना। कैंसर के पेशेंट्स की डाइट में हम कुछ ऐसी अगर चीज़ें ऐड कर दें जो उनकी सिवियरिटी को, कैंसर की चीज़ों को वो कम कर दें, तो उसमें जितने भी फ्रूट्स हैं, इवन जापानी फल, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत नेमत है कि वो कैंसर के पेशेंट्स को अगर हम 2 से 3 जो है उनके डेली बेसिस की डेली मील के साथ, ब्रेकफास्ट या लंच के साथ हम ऐड कर दें।
अच्छा, वैसे हम लोग इतना केयर नहीं करते हैं खास बिल्कुल तौर पर ऐसे ही है। इनकी डाइट के हवाले से। हमें तो ये होता है कि चले थेरेपीज हो रही हैं, रेडियोथेरेपीज हो रही हैं या मेडिकेशंस हैं तो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन डाइट भी एक बहुत और अहम हम अपनी रोल विल पावर प्ले को छोड़ करती देते हैं ना हाँ। मुनीबा, जब तक आपकी विल पावर नहीं ना होगी आपके साथ, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि अब ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हमने इसके साथ लड़ना है, तो आप उसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो जितना मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि फूड शुड बी योर मेडिसिन, कि डाइट ऐसी लें कि आपको मेडिसिन की तरफ जाना ही जरूरत ही ना पड़े ना बिल्कुल। आपको, कि आप बीमार ही ना हो और आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा एंड पे मुझे ये बताइए डॉक्टर समन, कहा जाता है कि पट्ठों की और हड्डियों की मजबूती के लिए भी बड़ा अच्छा है ये जापानी फल। बिल्कुल ऐसी है। एक तो इसमें फोस्फोरस है, हाँ, मैग्नीशियम है, कैल्शियम विटामिन भी है। डी है और कैल्शियम है। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी कराता है और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम चाहिए। तो ये भरपूर, वो कहते हैं ना कि एक न्यूट्रिएंट का और सारे विटामिन मिनरल्स का एक भरपूर फ्रूट है। इसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसको बड़ा हमने जो है वो किया होता है, डिग्रेड किया होता है, लेकिन ये अपनी डाइट में ऐड करना आज से शुरू जरूर करना चाहिए। एक और सुपर फूड मिल गया, वैसे तो सुपर फूड अनार को भी कहा जाता है, लेकिन ये भी एक सुपर फूड है, सर्दियों का फूड है, जिसको अगर आप खाएंगे फ्रूट को तो आपको तमाम तर जितने भी मिनरल्स हैं, ये विटामिन्स हैं, वो आपको इस एक फ्रूट जापानी फल खाने से मिल सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समन इश्तियाक मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। जापानी फल के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।